चलो देखो आज का जो अपना टॉपिक है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सर्वर डिपेंडेंट। ध्यान देना, वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सर्वर डिपेंडेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इन्वॉल्विंग एक वेरिएबल के लिए पढ़ा था। क्या था अपने पास? यहाँ पर रख रहा हूं, ध्यान देना। आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्या था? इंटीग्रेशन और फंक्शन ऑफ क्या? किसका फंक्शन था? एक्स वाई एंड वाई डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स। तब अपन ने यहाँ से क्या प्रूव किया था? इसके लिए कंडीशन निकाली थी वेरिएशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना? भाई इसका जितना वेरिएशन हो रहा है उसको सॉल्व किया था, तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी। क्या आई थी अपने पास? df/dx। इसके लिए अपने पास क्या था कंडीशन? y बराबर y बार प्लस का एप्सिलॉन ऑफ डेल्टा x। यही था क्या अपने पास? जब एक वेरिएबल था उस कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। समझ में आ गया? अब ये क्या बोल रहा है? वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सर्वर डिपेंडेंट, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो अब सपोज करो अपन दो वेरिएबल लेते हैं। पहले एक ही लिया था अपन ने y, अब आप क्या ले लो? दो वेरिएबल ले लो। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से वी कंसीडर द फंक्शनल कंटेनिंग ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर अपन ने क्या कंटेन किया था? केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन कर रहा है, आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। समझ में आ गया ना? तब क्या था? एक्स वाई और इसका डेरिवेटिव था। क्लियर है? अब ध्यान देना, इन ऑर्डर टू जनरलाइज इट इफ सर्वर डिपेंडेंट वेरिएबल, हम क्या लेके चल रहे हैं? सर्वर डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं। जैसे पहले y(x) था, अब क्या ले रहे अपन? y1x और y2x y3x अप टू सो ऑन। समझ में आ गया? तो कितने वेरिएबल हुए? बहुत सारे हो गए ना, सर्वर बहुत सारे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ध्यान देना। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम कंटेनिंग टू डिपेंडेंट वेरिएबल। हम सबसे पहले ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है? दो। जैसे पहले क्या था? आई वाई एक्स था ना, अब अपन क्या लेके चले? आई ऑफ क्या ले ले? दो ले ले। एक तो क्या ले लिया? y1x और दूसरा क्या ले लिया? y2x। समझ में आ गया क्या? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ जाएगा? यहाँ पर लिमिट क्या थी अपने पास? x1 से x2 थी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपने पास? लिमिट तो सेम रहेगी, x1 से x2। और क्या कंडीशन आएगी? f ऑफ, बताओ भाई, यहाँ से फंक्शन बताओ क्या क्या आएगा? कौन बताएगा? बताओ। पहले क्या था? पहले x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि y भी x का फंक्शन है, यहाँ पर y1 भी x का फंक्शन है, y2 भी x का फंक्शन है, तो x तो एज इट इज। एक क्या हो जाएगा? y1x, दूसरा y2x और फिर क्या था? y डैश। अभी देखो ये y है ना, इसका मतलब yx बोलेंगे अपन इसको, ठीक है ना? फिर क्या हो गया? y1 डेरिवेटिव x और y2 डेरिवेटिव x। हम इसको ये लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, इस फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहे, इस फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे अपन इसको? अब लिखो यहाँ से, क्या लिखेंगे अपन? y1 y2 y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव और dx। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? हाँ, ध्यान देना। यहाँ से अपने पास देखो y1 और x1 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अपन? y11। y1 और x2 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? y12। y2 x1 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? y21। और y2 x2 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? y22। ये मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आगे चले तो आगे देखिए, दैट इज टू से दैट फंक्शनल इज डिफाइंड बाय द चॉइस ऑफ स्पेस कर्व C। क्या लिया अपन ने? y बराबर y1x।
y बराबर y2x, तो y1 और y2 बोल दे, ये तो y1 हो गया और ये कौन हो गया, y2 हो गया। क्लियर है क्या? तब अपने पास क्या होगा, देखो जैसे y था तो y बराबर क्या था, y बार प्लस एप्सिलॉन नीटा x। अब यहाँ पर y की जगह कौन कौन है, तो क्या क्या हो जाएगा, इसको देख के बताओ देखिए यहाँ से, y1 बराबर y1 बार प्लस एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है और नीटा की जगह क्या हो जाएगा, नीटा 1x1। समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, y2 बराबर y बार ऑफ 2 प्लस का एप्सिलॉन ऑफ नीटा 2x। क्लियर है क्या? यहाँ पर ये अपने पास कंडीशन आ गई। क्लियर है? हाँ भाई, नीटा 1x1। अब यहाँ पर लिख दो कि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और नीटा 1x और नीटा 2x क्या है अपने पास, बोलो, आर्बिट्रेरी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है क्या? अच्छा मुझे लिमिट बताओ क्या होती है वहां पर, यहाँ पर क्या था अपने पास, लिमिट क्या थी, नीटा x1 बराबर नीटा x2 बराबर क्या था, 0। कैसे था पता था ना भाई, क्या बनेगा अपने पास, ये डायग्राम बना लेंगे और क्या लेंगे, दो कर्व ले लेंगे, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट ए, तो इसको मिला लेंगे और एक कर्व ये ले लिया, एक कर्व ये ले लिया। समझ में आ गया ना? इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 और y2। यहाँ पर नीटा ऑफ x2 बराबर 0, यहाँ नीटा x1 बराबर 0। क्लियर है क्या? समझ में आ गया ना? बिल्कुल सेम एज इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, नीटा 1x1 बराबर नीटा 1x2, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा, नीटा 2x1 बराबर नीटा 2x2 भी क्या होगा, 0। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया ना? क्योंकि वेरिएशन होगा ही नहीं उस पॉइंट पर। इन पॉइंट की बात करेंगे तो ये कर्व दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पर आके, ये क्या हो जाएगा अपने पास, y बराबर y बार, y1 बराबर y1 बार। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, इसके बाद में क्या बोला था अपन ने, ध्यान देना, ये आई एप्सिलॉन हो गया था, आई एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, यहाँ पर मान रख दिया था, यही रखा था अपन ने, क्या था, x1 से लेकर x2 f क्या क्या आएगा बोलो, x y1 की जगह y1 बार प्लस एप्सिलॉन नीटा 1x, y2 बार प्लस का एप्सिलॉन। समझ में आ गया? इसी प्रकार y1 डैश का मान रख दो, तो y1 का बार का डैश प्लस का एप्सिलॉन नीटा 1 डैश x। समझ में आ गया ना? अगला क्या हो जाएगा, y2 के बार का डैश प्लस का एप्सिलॉन ऑफ, बोलो, नीटा 2 डेरिवेटिव x, और बाहर क्या आ जाएगा, dx। क्लियर है क्या? इसके बाद में हमने क्या किया था, याद करो वहां पर, डेल आई अपॉन में डेल एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर क्या ले लिया था, और उसको 0 के बराबर रख दिया था। याद आ रहा है? करो इसका डेल आई अपॉन डेल एप्सिलॉन। तो देखो सबसे पहले x1 से लेकर x2, इसको f बोल दे। अब देखो f के पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, डेल f अपॉन, बोलो भाई, पहले वहां पर क्या था अपने पास, डेल f अपॉन डेल y अपॉन डेल एप्सिलॉन, यही था क्या? तो यहाँ पर क्या था भाई, x का तो है ही फंक्शन। समझ में आ गया ना? यहाँ से ध्यान देना, डेल f अपॉन डेल y1 अपॉन डेल एप्सिलॉन, फिर क्या था, डेल f अपॉन डेल y2 अपॉन डेल एप्सिलॉन, फिर डेल f अपॉन डेल y1 डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन, ये क्या था क्या? फिर क्या था अपने पास, डेल f अपॉन में डेल y2 डैश अपॉन में डेल एप्सिलॉन और dx। समझ में आएगा कैसे यार? वहां पर दो ही टर्म आ रही थी, एक तो ये और एक इसका डेरिवेटिव। यहाँ दो की जगह कितनी आएंगी, जो कि y1 y2 और y1 का डेरिवेटिव और
y2 के डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में। हम 2 के लिए बात करेंगे, सर्व के लिए लिख देंगे फिर। समझ में आ गया ना? चलो भाई, डेल f अपॉन डेल y1 क्या होगा? x1 से लेकर x2, बताओ डेल f अपॉन डेल y1, ध्यान देना। डेल f1 अपॉन में डेल y1, तो f y1 लिख दो इसको यहाँ पर। कल अपन ने यही तो करा था, डेल f अपॉन डेल y को क्या लिखा था? f y। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो डेल f अपॉन, चाहे आप ये लिख लो डेल f अपॉन डेल y1 लिख लो। अब f की जगह क्या होगा? ये सारी वैल्यू आएगी, फिर इसमें क्या रखेंगे? एप्सिलॉन को 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, यही आ जाएगा ना अपने पास। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ध्यान देना अगला, डेल f अपॉन डेल y1 अपॉन डेल एप्सिलॉन का मान, इसका एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में डेल्टा 1 क्या आ जाएगा? क्या तो क्या आ गया? डेल्टा 1। क्लियर है क्या? चलो प्लस यहाँ पर क्या हो गया? डेल f अपॉन डेल y2 अपॉन डेल एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा 2। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार अगला क्या होगा? डेल f1 अपॉन डेल y1 डैश, तो डेल f अपॉन डेल y1 डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन का मान बोलो, डेल y1 डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन का मान थीटा 1 डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थीटा 1 डैश प्लस ये क्या हो जाएगा? थीटा 2 डैश, और यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल f अपॉन डेल y2, और बाहर क्या आ गया? dx। ये पूरा किसके बराबर है? 0 के बराबर। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? कोई डाउट है? अब देखो हमें क्या करना है, वहां पर भी यही किया था अपन ने, ध्यान देना सब लोग। वहां क्या किया था अपन ने? जो डेरिवेटिव वाला है इन दोनों को तो एज इट इज रख दिया था, इसको तो एज इट इज रख दिया था, इसको फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन कर दिया था। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इसको मान लिया था, सेकंड इसको मान लिया था। यहाँ पर भी फर्स्ट इसको और सेकंड इसको कर दे इसका, तो देखो इसको तो एज इट इज रखो। क्या वैल्यू होगी? इंटीग्रेशन x1 से कहाँ तक है? x2 तक है। अब देखो इसको तो एज इट इज रख दो, नीटा 1 डेल f अपॉन डेल y1 प्लस नीटा 2 डेल f अपॉन डेल y2, ये तो एज इट इज हो गया। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, और dx, इसको तो एज इट इज रख दे। समझ में आ गया? इसको इंटीग्रेट करो, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का भाई, जो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, तो क्या आएगा? प्लस का नीटा 1, और क्या हो जाएगा? डेल f अपॉन डेल y1। लिमिट लगा दे यहाँ पर, x1 से लेकर x2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में करना है ना इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? d अपॉन में dx, और क्या हो जाएगा? डेल y1 माइनस फर्स्ट का, हाँ तो ये कर दिया ना y1 डैश, ठीक है ना? हाँ डैश आएगा। समझ में आ गया ना? फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नीटा 1 और पूरे का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर x1 से कहाँ तक है? x2 तक, फिर प्लस इसमें भी एज इट इज कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा? नीटा 2 डेल f अपॉन डेल y2 डेरिवेटिव, और कहाँ से कहाँ तक है? x1 से x2 माइनस इसका भी एज इट इज इंटीग्रेशन, x1 से कहाँ तक है? x2 तक है, और नीटा 2 d अपॉन में क्या हो जाएगा? dx
डेल एफ अपॉन डेल y2 का डेरिवेटिव और बाहर क्या आ गया dx। अब देखो अपर लिमिट इसमें लिमिट लगेगी। नीटा किसका फंक्शन है तो नीटा 1x2 माइनस नीटा 1x1 क्या होता है कहां से नीटा 2x1 और ये लिमिट लगा दो यहां पर तो ये तो जीरो हो गया, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ध्यान देना x1 से कहां तक है x2 तक है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया नीटा 1 कॉमन आ गया क्या और अंदर क्या आया डेल एफ अपॉन डेल y1 माइनस d अपॉन dx और क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल y1 का डेरिवेटिव। समझ में आ गया क्या। फिर क्या होगा प्लस अगला क्या हो जाएगा नीटा 2 को कॉमन ले लो और क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल y2 और क्या हो जाएगा यहां से माइनस का d अपॉन में dx और डेल एफ अपॉन डेल y2 डेरिवेटिव और बाहर क्या आ गया बोलो ये किसके बराबर है इसका मतलब क्या हुआ ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर। इसका मतलब यहां से क्या वैल्यू निकली डेल एफ अपॉन डेल y1 माइनस d अपॉन dx और क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल y1 डैश बराबर 0। इसी प्रकार अगला क्या आ गया डेल एफ अपॉन डेल y2 माइनस d अपॉन dx और डेल एफ अपॉन डेल y2 का डेरिवेटिव भी क्या आया ये अपनी ओर से हो गई सर्वल डिपेंडेंट दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन आ गई। क्लियर है क्या समझ में आ गया। अब इन दोनों को कंबाइंड लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई आई कर दूंगा इसको माइनस डी अपॉन में dx और डेल एफ अपॉन डेल वाई आई का डेरिवेटिव बराबर 0। आई का मान 1 रख दो 1 आ जाएगा, आई का मान 2 रख दो 2 आ जाएगा। समझ में आएगा क्लियर है बोलो भाई। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ तक कोई डाउट। अब ध्यान देना समझना इसका अगला केस क्या दे रखा है वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सर्वल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। किसकी बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर की। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात की है, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। समझ में आएगा तो ध्यान दीजिएगा ये काम आएंगे आगे तो देखिए क्वेश्चन आएगा इस पे और ये भी पूछा जा सकता है पूछ सकते हैं। तो प्रूफ तो सिंपल ही है भाई दोनों पहले वाला आ गया पहले वाले से ये बना दिया। समझ में आ गया ना हाँ। तो इफ द फंक्शन f contains higher order derivative say up to any order n then भाई देखो क्या है अपने पास f कितने किसको कंटेन कर रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है। अभी तक तो किसको कंटेन कर रहा था y और y डैश सिंगल डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा था। भाई क्या लिया था अपन ने f x y और y का डेरिवेटिव तो सिंगल ऑर्डर ही था ना। अब क्या बोल रहा है ये हायर ऑर्डर की बात कर रहा है। हायर ऑर्डर जैसे f ऑफ x और क्या आ गया y आ गया। अब y का क्या है y डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव आ गया ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया अब तो बहुत सारे डेरिवेटिव आ गए n तक आ गए। समझ में आ गया क्या कितने आ गए मतलब y के ही बहुत सारे डेरिवेटिव हो गए। वहां एक ही डेरिवेटिव था अब यहाँ पर कितने हैं हायर ऑर्डर है n डेरिवेटिव। अब n में आपको इक्वेशन बनानी अच्छा एक डेरिवेटिव होता तो क्या निकल गया ये निकल गया। समझ में आया। अब देखो n में निकल के आएगा तो मैं क्या बना दूंगा इससे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस 1 की पावर प्लस माइनस 1 की पावर n और क्या लिख दूंगा d की पावर n अपॉन dx की पावर n डेल एफ अपॉन डेल वाई आई का वाई आई एज इट इज बराबर 0 ये आ गया। समझ में आ गया
ये लिख देंगे अब ये लिखेंगे कैसे क्या भाई, ये तो एक के लिए था ना, देखो I1 और I2 तो ये तो बहुत सारे, ये किसको शो कर रहा है, ये तो फंक्शन को शो कर रहे हैं, क्योंकि देखो 1 और 2 लिया था ना वहां पर, और 1 और 2 तो है ही नहीं यहाँ पर, केवल y है, तो ये यहाँ पर तो i लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आ गया ना। तो ये किसको शो कर रहा है, इस डेरिवेटिव को, तो i लग गया ना, तो इसे 1 रखोगे, i का मान 1 रखोगे, 1 आ जाएगा, 2 रखोगे फिर आगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। इस तरीके से ऐसी इक्वेशन हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, सर समझ में आ गया। चलो भाई देखो, तो i किसके बराबर होगा, यही था अपने पास y ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2, और क्या हो जाएगा बोलो, f ऑफ x y डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव और y की पावर n और dx, समझ में आ गया क्या। हाँ, द रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा, y सेटिस्फाई करेगा किसको, डेल f अपॉन में डेल y, माइनस क्या होगा बताओ देखें, d अपॉन dx डेल f अपॉन में डेल y1, फिर क्या होगा माइनस प्लस d स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर और डेल f अपॉन क्या हो जाएगा डेल y2, y2 का मतलब जानते हो ना, डबल डेरिवेटिव, इस तरीके से बन जाएगा ये भाई। जैसे ये हायर ऑर्डर है ना, इसका डेरिवेटिव कर लेना पड़े, पहले y फिर y डैश फिर डबल डैश फिर माइनस ट्रिपल डैश में आ जाएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, डेल f अपॉन डेल y माइनस 1 की पावर i और d की पावर i अपॉन dx की पावर i और डेल f अपॉन डेल y i। अब i का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक है, तो यहाँ पर समीशन लगा दे इससे पहले, तो इससे पहले आप क्या लगा सकते हो, समीशन i बराबर 1 से लेकर, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला काम आएगा अपने आगे, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो जब हायर ऑर्डर के लिए है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, क्लियर है क्या, आगे चले। हाँ, देखो लाग्रांज मल्टीप्लायर देखो भाई, यहाँ पर अपने पास ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर क्या कहता है, सपोज वी विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज गिवन फंक्शन, कहने का मतलब आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, लाग्रांज मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आएगा, और देखो अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो हर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से कंडीशन बढ़ सकते हैं। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर में क्या होगा, ध्यान देना, दो फंक्शन देंगे, जैसे f ऑफ एक फंक्शन तो दे दिया क्या, x और y किसके बराबर है, c के बराबर। इसी प्रकार दूसरा फंक्शन क्या ले ले, gx और y किसके बराबर हो गया, c के बराबर, दो फंक्शन हो गए। फॉर द वैल्यू ऑफ f इज रिक्वायर्ड, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इससे, dx डेरिवेटिव ऑफ f, अब f किसका फंक्शन है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, डेल f अपॉन में डेल x इंटू dx प्लस का डेल f अपॉन डेल y इंटू dy, लिख सकते हैं क्या इसको, कोई डाउट भाई, इसका डेरिवेटिव इसी तरीके से इसका कर सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा d ऑफ g, समझ में आ गया। दो फंक्शन देंगे तो एक को f मान लेंगे और एक को g मान लेंगे, ये दोनों का डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ g क्या होगा, डेल ऑफ g अपॉन में डेल x इंटू dx प्लस का डेल ऑफ g अपॉन डेल y इंटू dy, क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक। आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, मतलब 1 प्लस का लैम्बडा इंटू 2 कर दो, दूसरी इक्वेशन को लैम्बडा से गुणा करके क्या कर दो, ऐड कर दो, समझ में आ गया। कंडीशन है इसकी भाई, दो फंक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जैसे फर्स्ट वाला फंक्शन है और सेकंड वाले को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ध्यान देना, डेरिवेटिव ये क्या होगा, f प्लस का लैम्बडा ऑफ g कर सकते हैं इसको यहाँ से,
समझ में आ गया। और अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां से डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस का लैम्बडा डेल जी अपॉन में डेल एक्स इनटू प्लस अगला क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का लैम्बडा डेल जी अपॉन में डेल वाई इनटू डी वाई। क्लियर है क्या, फॉर्मूला बना रहे हैं यहां से, यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई देखो यहां से, वेयर लैम्बडा इज कॉल्ड लाग्रांज इंटरमीडिएट मल्टीप्लायर, इसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा को लाग्रांज इंटरमीडिएट मल्टीप्लायर, इसको मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लैम्बडा इज कॉल्ड लाग्रांज इंटरमीडिएट मल्टीप्लायर। क्लियर है क्या। यहाँ से अपने पास क्या होगा, ध्यान देना सब लोग समझना इसको, इसके बराबर मतलब डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ये क्या अपने पास एफ क्या था, कांस्टेंट था, एफ भी कांस्टेंट है जी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का लैम्बडा डेल जी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हुई। इसी प्रकार यहाँ से क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का लैम्बडा डेल जी अपॉन डेल वाई भी किसके बराबर हुआ, जी के बराबर हुआ। क्लियर है। लाग्रांज इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास बोलो डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्बडा और क्या आ जाएगा अपने पास डी अपॉन में डी एक्स और क्या आ जाएगा डेल जी अपॉन में डेल ऑफ वाई डैश माइनस का डेल जी अपॉन में डेल वाई बराबर 0। यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन आएगी क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया ना, तो यहाँ से अपन ने कंडीशन बन गई, तो ये क्या हो गया अपने पास f के लिए हो गई और ये किसके लिए आ गया अपने पास g के लिए आ गया, दोनों ही y के फंक्शन है। यहाँ पर देखो y डैश के y डैश एंड y डैश एंड y। अब यहाँ पर जिस हिसाब से फंक्शन होगा ना उस हिसाब से फंक्शन पढ़ा देगा। पहला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या दे रखा है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे जो 2000 कब पूछा गया है, 11, 13, 15 और 17 में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। क्लियर है ना। ये जो एप्लीकेशन बताइएगा ना मैंने 3-4 ये नहीं आएंगी, आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि इनके यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। पहली आएगी जो मैंने अभी बताई थी, आज की पहली और कल वाली, ठीक है। तो देखो क्या है 2011, 13, 15 और 17 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल, क्या दिया आपको आई ऑफ वाई एक्स और दूसरा क्या दे दिया जेड एक्स। किस किस का फंक्शन है, जैसे वहां पर y1 और y2 था ना, यहाँ पर क्या है y और z दे दिया। क्लियर है ना। हाँ क्या क्या दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर प्लस का 2yz और dx। वहां पर क्या था y1 y2 और y1 डैश और y2 डैश था ना, मगर यहाँ yz है तो y डैश का डेरिवेटिव और z का डेरिवेटिव z डैश। समझ में आ गया ना। हाँ विद द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या देती, y0 बराबर 0, y π/2 बराबर -1 और z0 बराबर 0 और z π/2 बराबर 1। ये दिया हुआ होगा, अब आपको उसको सॉल्व करना है। समझ में आएगा, कोई डाउट यहाँ तक। हाँ मुझे देख के बताओ ये किस किस का फंक्शन है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, f ऑफ क्या लिखूंगा मैं, सबसे सब किसके फंक्शन है x, फिर क्या रखूंगा y z y डैश और z डैश बराबर, यही लिखेंगे ना। और क्या क्या दे रखा है y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर 2y और z। समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें इक्वेशन क्या क्या बनेगी। अभी अभी अपन ने किया था वहां पर, तो क्या क्या कंडीशन बनाई थी, y1 और y2 का फंक्शन था, तो एक तो y1 में आया था और एक y2 में आया था। y1 में क्या आया था d अपॉन में dx डेल f
डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव और माइनस डेल f अपॉन में डेल y बराबर 0। यही था क्या? वहां पर y1 और y यहाँ पर था ना y1 इसी प्रकार दूसरा अब y एक तो y और y डैश में आ गया, दूसरा किस में आ गया आएगा d अपॉन में dx और क्या बन जाएगा डेल f अपॉन में डेल z डैश माइनस डेल f अपॉन डेल z बराबर 0। क्लियर है क्या? यहाँ पर ये समझ में आया कैसे बनाए? तो उसी तरीके से आपको ये बनाना आना चाहिए। समझ में आएगा? क्लियर है? आगे चले। अभी अभी ये तो प्रूफ किया था अपन, यहाँ y1 था, यहाँ पर y1 आई लगाया था, याद करो आई, याद आ गया ना? रख दो इसमें वैल्यू। सबसे पहले ये आप दे रखा है, किसका मान निकाले डेल f अपॉन डेल y डैश। करो यहाँ पर y डैश का डेरिवेटिव, इसका 0 और इसका y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो क्या आएगा इसका d अपॉन में dx और क्या हो जाएगा ऐसे 2y डैश का y डैश के रेस्पेक्ट में 1, इसका 0, इसका भी 0। समझ में आ गया ना? अरे y डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का y डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 ही तो होगा। माइनस डेल f अपॉन डेल y क्या होगा ये 0 2z। समझ में आ गया क्या? 2 को तो हटा दो, 0 में भेज दो और ये क्या बन गया ये 2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस z बराबर 0। तो y डैश का मान रख दिया, y डैश क्या होता है dy बाई। चलो इसी प्रकार इसका मान निकालो d अपॉन में डेल f अपॉन डेल z डैश मतलब माइनस 2 से तो 2 कट गया और ये क्या बन गया d2z अपॉन माइनस y बराबर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई क्लियर है? अब देखो इसका ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो y डबल डेरिवेटिव माइनस z बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हो z डबल डेरिवेटिव माइनस y बराबर 0। इसका 2 बार डेरिवेटिव और कर दे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा y की पावर 4 माइनस z की पावर डबल डेरिवेटिव बराबर 0 और z की पावर डबल डेरिवेटिव का मान यहाँ रख देगा। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखो ये z में और y में है, ये y z किस में है y में, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो y में डेरिवेटिव तो y और x में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा z की पावर 4 z डबल डैश का मान क्या है y बराबर 0। तो इसको क्या लिख देंगे d की पावर 4y अपॉन में dx की पावर 4 माइनस y बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं d की पावर 4 माइनस 1 और y बराबर 0। CF और PI से निकाल ले, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो m का मान क्या आ गया 1 माइनस 1 और आयोटा और माइनस आयोटा। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब यहाँ से किसका मान आएगा PI तो 0 हो जाएगा और y का मान क्या होगा C1 e की पावर x प्लस का C2 e की पावर माइनस x प्लस का C3 cos x प्लस का C4। समझ में आया क्या? ये अपने पास y का मान आ गया। अब क्या करें, बाउंड्री कंडीशन लगा दो बस, हमें तो सॉल्यूशन करना है इसका। अब ध्यान देना ये y आ चुका, हमारे पास क्या है यहां से समझना सब z किसके बराबर है y डबल डेरिवेटिव के बराबर था। इसका 2 बार अवकलन कर दे तो z को z लिख देंगे इसको। चलो 2 बार अवकलन करो इसको, तो क्योंकि देखो लिमिट z और y में दे रखी है इसलिए लिखा है मैंने। तो इसका 2 बार डेरिवेटिव लिया डबल डेरिवेटिव, तो c1 e की पावर x का तो एज इट इज, e की पावर माइनस x का 2 बार करेंगे तो एक बार नेगेटिव और एक बार वापस पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा c2 e की पावर माइनस x। समझ में आ गया? कोस का करेंगे माइनस साइन, साइन का करेंगे वापस कोस, तो माइनस का तो वो आगे लगाएंगे।
का मान दे रखा नहीं है। आगे देखो, फिर इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का C4, क्योंकि साइन का करेंगे तो कोस, कोस का करेंगे वापस माइनस साइन। समझ में आ गया? अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, z लिख दो यहाँ पर, तो इसको लिख दो अपन क्या लिख दे, z। इन दोनों में बाउंड्री कंडीशन लगा दो। क्या पहले तो क्या रख दो, y की जगह क्या रख दो, x की जगह क्या रख दो, और y0 का मान क्या है, पहले रखो यहाँ पर y0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं C1 प्लस, क्योंकि e की पावर 0, e की पावर माइनस 0, तो क्या हो जाएगा C2 प्लस का C3, cos 0 का मान 1, sin 0 क्या होता है, ये आ गया अपने पास में। अब दूसरा क्या था, y पाई बाई 2, तो y पाई बाई 2 का मान क्या है, रखो इधर, तो क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या होगा, यहां से आगे रख देते हैं, चलो तो इधर तो क्या हो जाएगा -1 बराबर C1 e की पावर पाई बाई 2 प्लस का C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा प्लस का C4। अब दूसरी रखो, अगला क्या था Z0, Z0 बराबर क्या था, बोलो 0। अब इस वाले में रखेंगे अपन, रख दो साइड में 0, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस का C2 माइनस C3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा Z पाई बाई 2 बराबर 1, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 बराबर C1 e की पावर पाई बाई 2 प्लस C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, और अगला क्या रखेंगे cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, sin पाई बाई 2 क्या होता है 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस C4। समझ में आ गया क्या? इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2C1 प्लस का 2C2 बराबर 0, इसका मतलब है C1 प्लस C2 बराबर 0। कोई डाउट है क्या? अब हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा C1 2C1 e की पावर पाई बाई 2 प्लस का C2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, 2 को भी हटा दो यहाँ से। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमें किसका मान निकालना है, C1 और C2 का ना। अब आप ये बताओ कि मैं इसको e की पावर पाई बाई 2 से गुणा करके घटा दूं क्या? ऐसे कर दो, जो भी आपकी मर्जी में है। C1 बराबर माइनस C2 ये रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ पर C2 रख दो, नेगेटिव रख दो, तो क्या आ जाएगा C2 का मान माइनस C1 रख दे, तो ये C1 तो बाहर आ गया, और e की पावर पाई बाई 2 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2 बराबर 0। ये किसका मान होता है बताओ, नेगेटिव cos और साइन, और उसमें क्या होगा माइनस में cos और माइनस साइन, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक, तो क्या होगा C1 2 साइन हाइपरबोलिक पाई बाई 2 बराबर, ये तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ से भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों 0 के बराबर हो गए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या तक? समझ में आया नहीं है? हाँ आगे देखो, कंडीशन तो यही आ रही है मेरे पास।
होल पावर 2 का मान क्या होता है? ये तो अपने पास क्या आ गया, C1 का मान क्या हो गया, C1 0, तो C2 भी 0 हो गया। अब देखो C1 और C2 0 हो गया, तो यहाँ पर C3 भी 0 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। C1 0 आ गया अपने पास, C2 0 आ गया और C3 तीनों क्या आ गए, 0 आ गए, क्लियर है। अब देखो ये सारे ये दोनों 0 हो गए ना, अब इसमें रख दो, अपने पास क्या है -1 बराबर C4, तो C4 का क्या मान क्या आ गया अपने पास, C1 C2 C3 तीनों क्या हो गए 0, समझ में आ गया ना यहाँ तक। और ये मान उठा के किस में रख दें, y में रख दिया कॉमन, C1 C2 C3 ये तीनों तो 0, C4 का मान -1, तो y बराबर क्या हो गया -x sin x, समझ में आ गया क्या, यही अपना रिजल्ट आना चाहिए। चलो भाई सही है, y का मान तो -sin x आ गया और z का मान क्या हो जाएगा प्लस का sin x, क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया ना, कुल मिला के ये अपना रिजल्ट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। ध्यान देना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 13 और 16 में पूछा गया अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या हुआ? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं भेज दूंगा दोनों क्लास में अपलोड करके, ठीक है हाँ हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन, ध्यान देना 2011, 12, 13 और 16 में पूछा गया ये क्वेश्चन, शो दैट द कर्व शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए हेलिक्स और जनरेटर। शो दैट द कर्व शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या दे रखा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है आपको, किसके लिए, शो दैट द कर्व शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको शो करना है, ठीक है ना, ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए हेलिक्स। हेलिक्स जानते हो, स्प्रिंग आती है ना इस तरीके से, समझ में आ गया। अब ये सिलेंडर बन गया ना देखो, और ये क्या इसका जनरेटर कहलाता है ZX, तो सिलेंडर टाइप में होती है ना, जो अपन पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है वो सिलेंडर टाइप में होती है ना, तो आपको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है जिसकी क्या है, जनरेटर क्या है, ये जनरेटर है और हेलिक्स की इक्वेशन है, क्लियर है। तो लेट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कुलर सिलेंडर के लिए, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा और z बराबर z ऑफ x, ये होता है। तो आपको x बराबर क्या हो गया अपने पास a cos ऑफ थीटा, ये क्या होती है, रेडियस होती है इसकी, समझ में आ गया ना, ये जो रेडियस होती है ना जनरेटर से, तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या हो गया a sin ऑफ थीटा और z बराबर z, ये x जो जनरेटर है, समझ में आ गया। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ये लेके चलना है, क्लियर है, समझ में आ रही है। अच्छा dx क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का a cos का क्या होता है sin थीटा और थीटा का, इसी प्रकार dy क्या हो जाएगा a cos ऑफ थीटा और d थीटा dz बराबर dz, समझ में आ गया यहाँ तक। इसका मतलब z किसका फंक्शन है, f ऑफ थीटा पर डिपेंड करना है, क्लियर है ना, तो ये थीटा का है ना sin थीटा cos थीटा, z क्या होता है x और y किसका है थीटा का, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप ध्यान देना, कर्व लाइन ऑन द सरफेस द सिलेंडर, तो लेट द कर्व बिटवीन 2 पॉइंट P and Q बाय द फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, देखो जैसे 2 पॉइंट माने अपन कर्व के, एक तो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, इस पे ही अपन क्या ले, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं इसको, ये दे रखा अपन को, ठीक है ना,
इसके 2 पॉइंट ले लो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो, क्या कहते रहेगा अपने पास, एक के तो x, y और z मान लो, और एक के क्या मान लिया पड़े, x प्लस का dx, y प्लस का dy और z प्लस का क्या मान ले, dz। ये मान लिया क्या, इन दोनों की आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, निकालना बताया था मैंने, कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। समझ में आ गया ना, तो क्या निकलेगा, ध्यान देना सब लोग समझना, ds बराबर रूट ऑफ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया, dx का स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ सबका, dx dy dz का मान। अच्छा dx का मान क्या था, तो रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस dy स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा d थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकता, और प्लस dz स्क्वायर, ये तो 1 होता है। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँ, d थीटा को बाहर ले लूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस dz अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इनटू d थीटा। तो ये क्या हो गया, रूट में a स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर d थीटा ds बराबर यही आ गया। क्या समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ये पी पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया, ये क्लियर है क्या, कोई डाउट, तो अपने पास S का मान क्या आ गया, इंटीग्रेशन P से लेकर Q, और क्या हो जाएगा अपने पास, क्लियर है यहाँ तक, रखो इसका मान रख दो, तो रखो भाई, ध्यान देना यहाँ से, क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, S बराबर क्या हो गया, P से लेकर Q और रूट में a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर और d थीटा। कोई डाउट है क्या, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से निकाल ले वैल्यू, ये किस किस का फंक्शन है, f, बोलो कौन बताएगा, बताओ क्यों, एक्स वाई कहाँ से आ गया, z डैश मतलब dz अपॉन d थीटा, मतलब यहाँ पर क्या होता था, dy अपॉन dx होता था ना, तो पहले x आता था, मतलब थीटा z और z डैश। समझ में आ गया क्या, इस तरीके से ध्यान देना है, और क्या वैल्यू है, रूट में a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, तो बोलो भाई, क्लियर है, फॉर्मूले में लगा दे, यहाँ पर क्या कंडीशन थी, कौन बताएगा, सुशीला बताएगी, बोलो भाई सुशीला, कौन सा फॉर्मूला था अपने पास, आइलर फॉर्मूला, d अपॉन में dx कहाँ से आ गया, d अपॉन d थीटा, अभी यहाँ पर थीटा है ना, फिर क्या था, डेल f अपॉन y डैश था ना, डैश की जगह क्या आएगा, डेल z डैश माइनस डेल f अपॉन डेल z बराबर 0। समझ में आ गया ना, एक बार करोगे अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से मान रख दो, डेल f अपॉन डेल y z डैश का मान, इसका डेरिवेटिव कर दे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन d थीटा रूट का 1 अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर और 2 z डैश, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से डेल f अपॉन डेल z तो 0 हो गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है क्या, किसी को डाउट है, बोलो भाई, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे चलो, सॉल्व कर ले इसको, करो देखे, d अपॉन में d थीटा और क्या हुआ, z डैश अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर बराबर 0। क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, z डैश अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर बराबर c कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या, हम किसका मान निकाल ले, z डैश का मान निकाल ले, निकालो, z डैश बराबर c रूट में a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो भाई, z डैश का मान निकालना है ना, वो स्क्वायर कर दो, तो c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर, z डैश का स्क्वायर
1 माइनस इधर इसको लाएंगे तो सी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और क्या आ गया बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जेड डैश बराबर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। तो जेड डैश का मान क्या हो गया, ए सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ ये सारे कांस्टेंट है क्या, तो इसको क्या बोल दूं, के बोल दूं, और सी का मान क्या नहीं हो सकता, प्लस माइनस, क्योंकि जैसे आप प्लस माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, तो सी का मान क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल प्लस माइनस 1। तो जेड डैश का मान क्या आ गया, तो डी जेड अपॉन में क्या लिख सकता हूं इसको, डी थीटा बराबर के, तो जेड का मान क्या हो गया, के थीटा प्लस का C2, समझ में आया नहीं है, जेड का मान आपके पास क्या आ गया, के थीटा प्लस C2। मैं अगर सपोज करूं कि थीटा बराबर क्या है 0, सपोज करो भाई थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 पर जेड का मान क्या होगा, जेड नोट मान ले, कुछ तो होगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 ही होगा, और 1 माइनस 1 0 हो गया ना, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पर फिर -1 हो सकता। समझ में आ गया ना? चलो भाई आ जाओ, ये z किसके बराबर मान है, जो कि हमें C2 का मान निकालना, चलो रखो, तो z बराबर, देखो z बराबर क्या है, z नॉट, थीटा बराबर 0 रखो यहाँ पर, तो C2 का मान क्या हो जाएगा, z नॉट, ये रख दे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो गया, z माइनस z नॉट बराबर के थीटा, ये होगा क्या, ये आपके पास किसका मान आ गया, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू के थीटा। क्लियर है क्या? और x का मान क्या हो गया, x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या था, a sin थीटा, और क्या हो गया, z माइनस z नॉट बराबर के थीटा। क्लियर है क्या? अगर सपोज करो c1 बराबर 1 हो जाए, सपोज करो c बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्लियर है क्या? तो इक्वेशन सेकंड से अगर अपन क्या लिख सकते हैं, c का मान 1 आ गया तो हाँ, अगर c का मान 1 हो गया तो देखो कहां पर, यहां पर, तो ये क्या था अपने पास, इसमें रख दो 1, तो ये क्या था, dz अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो गया अपने पास, a अपॉन में 0, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, मतलब है डी थीटा बराबर क्या हो गया, मतलब थीटा का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या, विच इज कोरेस्पोंडेंट टू जनरेटर ऑफ द सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों केस में बता दिया अपन ने, क्लियर है? इसलिए ये तो बोला था, या तो ये क्या होगा, जनरेटर होगा, या फिर क्या होगा, हेलिक्स होगा, तो हेलिक्स की इक्वेशन ये आ गया अपने पास, जनरेटर हमारे पास ये हो गया, कांस्टेंट हो गया ना थीटा का मान। क्लियर है क्या? तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंपल था, एग्जाम में आ सकता है, पहले बोलो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल है, 2016 और 18 में पूछा गया, ठीक है ना? फिर आप इसके क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, बिल्कुल एज इट इज कल से अपन कौन सा पढ़ेंगे, सीरीज सॉल्यूशन। इसका एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है ना, सीरीज सॉल्यूशन। चलो भाई देखो, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू क्या दिया अपन को, 0 से लेकर 1 प्लस y डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर और dx, और दे रखा है y0 बराबर 1, y डैश 0 बराबर 1, y1 बराबर 1, और y डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया क्या? अब मुझे ये बताओ कितने ऑर्डर का है, हायर ऑर्डर आ गया क्या, 1 और y डबल डैश, मतलब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, f पहले x होता है,
फिर y डैश y डबल डैश क्या दिया 1 प्लस y डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर। समझ में आ गया? बोलिए अगर ये केवल y और y डैश होता तो y और y डैश लेते अपन और आइलर वाला फॉर्मूला लगाते, मगर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें हायर ऑर्डर का। हायर ऑर्डर का क्या था याद करो, बोलो डेल एफ अपॉन डेल वाई आई, यही था क्या अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस माइनस 1 की पावर आई समेशन आई बराबर 1 से लेकर n, और क्या था d की पावर n अपॉन dx की पावर n और डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर n, यही था क्या, या फिर आई करे यहाँ पर आई था ना, आई बेटा आई लगा रहे हो तो आई था, यही था क्या। आई का मान कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2, 1 और 2 रखे तो भी 2 तक जा रहा है ना, समझ में आया ना। देखो यहाँ पर तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन में dx और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस d2 अपॉन dx स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश बराबर 0, यही हुआ क्या। चेक कर लो एक बार, समझ में आया नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा करो इसका डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में y का तो फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट है मतलब 0, पहला 0 माइनस y डैश का भी नहीं है, क्या हो जाएगा 0, अगला क्या होगा d2 अपॉन में dx स्क्वायर और इसका 2 बार डेरिवेटिव क्या होगा 2y डबल डैश, तो क्या हो जाएगा 2y डबल डैश बराबर 0, सुशीला 4 हो गई भाई। अब यहाँ से क्या होगा 2 को तो 0 में ले भेज दो, तो क्या होगा y डबल डैश का मान रख दे, तो ये किसका मान हुआ d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4, समझ में आया नहीं है। क्या करें, या तो CFPI से कर दो या 4 बार से मान लेंगे, तो वही बात, समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बोलो भाई क्लियर है क्या। कितने देखो CFPI से करेंगे मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 बराबर 0, मतलब m क्या आ गया 0 0 0 और 0, 4 रूट 0 के बराबर है, मतलब CF क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस का x C2 प्लस का x स्क्वायर C3 प्लस x की पावर 4 C4 e की पावर 0 मतलब 1 होता है, यही होता है कि CFPI बराबर में 0 है तो 0 होगा, किसका मान आ गया ये y का मान आ गया। हमें किस का मान दे रखा है, y डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, कर दो इसका डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, C2 प्लस का 2x C3 प्लस का 4x क्यूब C4, रखो पहली कंडीशन y 0 बराबर 1 है, रखो यहाँ पर 1 बराबर C1 प्लस बाकी तो सारे 0 हो गए, अरे भाई 0 0 0, समझ में आ गया। फिर अगला क्या था y डेरिवेटिव 1 बराबर, अगला ये रख दो y डैश 0 बराबर का, y डैश 0 भी क्या है, अब तो यहाँ पर 0 0 मतलब क्या हो गया 1 बराबर C2, ये तो क्या y डेरिवेटिव 0 बराबर 1, तो ये आ गया y 0 बराबर 1, तो ये आ गया C2 C1 का मान बना गया, C2 का मान बना गया। अब C3 और C4 का और निकालना है, वो कौन दे देंगे, ये दोनों दे देंगे। चलो रोको देखे y1 बराबर क्या दे रखा है 1, मतलब 1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस का C3 प्लस C4, अब y डेरिवेटिव 1 में रख दो तो क्या आएगा, यहाँ पर रख दो 1 बराबर C2 प्लस का 2C3 प्लस का 4C4। अब देखो यहाँ से C1 और C2 का मान 1 है क्या, C1 और C2 का मान इसमें रखते हैं 1, तो देखो 1 1 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 है, तो ये क्या आ गया C3 प्लस C4 बराबर -1, ये मिल जाएगा ना ये। चलो अब इसमें भी रख दो, इसमें क्या था अपने पास, तो देखो 2C3 प्लस का 4C4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
मतलब C3 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2C4 हो जाएगा, यही होगा ना। ये यहाँ पर रख दो, C3 का मान माइनस 2C4 प्लस का C4 बराबर -1, तो C4 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से C4 1 यहाँ रख देंगे, तो C3 का मान क्या हो जाएगा, चेक कर लो, यही आ जाएगा। C1 का मान 1, C2 का मान 1, देखो C1 का मान 1 है, C2 का मान 1 है। देखो भाई, ये गलत कर दिया आपने, y0 का मान 0 दे रखा, सारे गलत आ गए ना, ठीक है ना, सभी गलत हो गए ना। देखो तो y0 का मान 0, मतलब यहाँ पर रखो y0, सारे 0 रखेंगे, C1 का मान ही क्या हो गया, उल्टा ही हो गया ना, देखो 0 हो गया ना, क्लियर है, समझ में आया ना। C1 का मान 0, तो यहाँ पर रखा अपन ने C1 का मान 0 और C2 का मान 1 है, तो ये भी तो 0 आ गया, फिर हो गया ना, देखो सारा उल्टा कर लो क्या। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल के रख देना। 2019 में अगला क्वेश्चन आया था लास्ट, और इसके बाद में एक ओरिजिनल आइसोट्रोपिक प्रॉब्लम है, वो भी करनी है आपको, ठीक है ना। कितना टाइम है, 4:30। तो ये आप आगे वाले आप करोगे, ठीक है ना। अपन कल इसके आगे करेंगे अपन कौन सी